चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत करवट लेती नजर आ रही है। चुनावी एजेंडा बदलता नजर आ रहा है और बात योगी की करें, बीजेपी की करें और यूपी की जमीन पर करें तो इस पर भगवा रंग साफ तौर पर चढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लगता है कि 3 दिनों का जो बैन था और बैन के दौरान जो मौन था योगी का, उससे निकला है मंदिर मंत्र। गौर कीजिए कि इन 3 दिनों के बैन के दौरान 3 तीर्थ स्थलों पर पहुंचे योगी। अयोध्या पहुंचे, देवी पाटन पहुंचे, काशी पहुंचे, मंदिर मंदिर गए, हनुमान साधना की। और आज जब बैन टूटा तो लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या बोलेंगे योगी, लेकिन पहले फिर से पहुंचे हनुमान मंदिर और जब बोले संभल में तो कहा कि नहीं झुकना चाहिए भगवा झंडा। तो क्या इस मौन साधना के दौरान ये मंदिर मंत्र अब साफ हो गया है और आगे चुनाव में योगी का यही होगा एजेंडा, भगवा हुंकार? करेंगे आज बात इसी पर। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बहत्तर घंटे की चुप्पी के बाद सवाल था कि योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे। इंतजार लंबा था, लेकिन चुनाव प्रचार की अगली पारी शुरू करने के पहले सीएम योगी फिर भगवान के दर पर पहुंच गए। उसी हनुमान मंदिर गए जिस मंदिर से सीएम योगी ने बैन के दौरान दर्शन पूजन की शुरुआत की थी। 3 दिन के अंदर हर वो दर गए जहां से वोट की फसल काटी जा सके। लेकिन सवाल अब भी बरकरार था कि भगवान के दर पर शीश झुकाने के बाद सीएम किस पर वार करेंगे, कौन निशाना होगा और कौन बहाना होगा। इस सवाल का जवाब संभल की रैली में मिला जिसका इंतजार था। तीसरे चरण में भी कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का ये भगवा झंडा झुकना नहीं चाहिए। वैसे बहाना हिंदुत्व था और निशाना विपक्ष था। भले ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने रैली में किस्मत का फैसला कर दिया और बता दिया कि जनता ने क्या फैसला लिया है। और अगर परिणाम जानने के उत्सुक होंगे तो समाजवादी पार्टी 0, बहुजन समाजवादी पार्टी 0, कांग्रेस 0 और उत्तर प्रदेश में 16 की 16 सीटें 2 चरणों की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं तो गठबंधन पिछड़ों के पिच पर एक साथ आ जुटे हैं। मैनपुरी की रैली से मायावती ने मुलायम को बहाना बनाकर सीधे वार किया तो अखिलेश ने चाय को निशाना बनाकर पीएम पर हमला बोला। ये प्रधानमंत्री, इसके साथ ही ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। इसलिए जहां देश को बदलना है, न्याय और सम्मान दिलाना है, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी की चौकी भी छीननी है, तभी ये देश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। वैसे भले ही विकास की बात हर चुनावी दल करता हो, लेकिन चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम, धर्म, जाति और अगड़े पिछड़े की रार छिड़ जाती है। एक बार फिर वही हो रहा है। माया ने मुलायम को पिछड़ा होने का सर्टिफिकेट देकर मोदी के असली और नकली होने पर सवाल खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये राजनीति किस तरह से करवट लेती नजर आ रही है। बैन माया पर भी लगा था, बैन योगी पर भी लगा, और इन दोनों की इस बैन के बाद जो तस्वीर और जो स्वर सुनाई दे रहे हैं उससे एजेंडा भी साफ होता नजर आ रहा है। ओपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। कपीश श्रीवास्तव साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल भारद्वाज साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और अमित गुरु कांग्रेस के प्रवक्ता। आखिरी समय में उन्होंने अपनी असमर्थता आने से जता दी है। तो हमारे पास बाकी मेहमान हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओपी सिंह साहब, तो क्या अब ये तय हो गया है, मौन साधना से योगी जी को मिल गया है मंदिर मंत्र? क्या इस मंदिर मंत्र से और भगवा हुंकार से अब पार पाएगी चुनावी
बीजेपी? नहीं, इसको ऐसा है कि योगी जी स्वयं साधु संत हैं और शुरू से पूजा पाठ करते हैं। कोई नई बात नहीं है कि आज चुनाव आ गया तो कुछ नेताओं की तरह जनेऊ पहन के या ऐसे मंदिर मंदिर जाने लगे। मंदिर तो उनका आस्था का केंद्र है। दूसरी बात यह है कि किसने किसको रोका है। जो लोग ये इस बात पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वो मंदिर जा रहे हैं, तो किसने किसको रोका कि आप मंदिर, मस्जिद और चर्च मत जाओ। वो मंदिर जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? पहली बात। दूसरी बात, नहीं, बुराई है मैं नहीं कह रहा हूं भाई। जो बैन लगाया ये योगी जी पर लगा। हमने ओपी सिंह जी, मैंने कोई बुराई नहीं की है कि वो मंदिर जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि भगवा झंडा झुकना नहीं चाहिए। आज जब मौन टूटा तो क्या ये भगवा पिच पर मंदिर मंत्र से चुनावी नैया पार लगेगी? ये अब मंत्र मिल गया है मौन साधना के दौरान योगी जी को। सवाल ये है कि ये अब आने वाले दिनों में ये एजेंडा दिखेगा से भगवा रंग। नहीं, एजेंडा तो हमारा साफ है जनता के सामने। एक बार नहीं 1000 बार बताया जा चुका है हमारे नेताओं द्वारा कि हमारा एजेंडा विकास है, राष्ट्रवाद है और नेतृत्व है। ये हमारे 3 एजेंडा है। वो एजेंडा बताएं जिनका एजेंडा जातिवाद है, संप्रदायवाद, तुष्टीकरण की नीति है और परिवारवाद है। दूसरों का एजेंडा ये हमारा बता दीजिए भाई। आप अपने एजेंडे कपिल में श्रीवास्तव जी, परिवर्तन नहीं अब आपको आगे 2 चरण के चुनाव हो गए। रही बात, ठीक है जी, ठीक है कपिल श्रीवास्तव साहब, नहीं देखिए, अब आप बता दीजिए कि आपको जी आपको बीजेपी से लड़ने के लिए आप पहले तो एकजुट हो गए। आज सवाल यह उठा दिया गया है कि असली पिछड़े नेता कौन है और नकली पिछड़े नेता कौन है। लेकिन आपको अब योगी के इस भगवा हुंकार का सामना करना होगा। हनुमान जी की ताकत लेकर अब आप पर प्रहार करने वाले हैं योगी। नहीं, अजय झा साहब, समाजवादी पार्टी ने सदैव विकास परक राजनीति की है और शुचिता की राजनीति में विश्वास किया है। और हम निश्चित रूप से सारे मुद्दे जब ये रहेंगे, हम विकास पर ही इनको केंद्रित करते रहेंगे। हाँ, ये बात जरूर है क्योंकि चूंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में ही अपने पिछड़ेपन की दुहाई इस देश की जनता के सामने दिया था। इस देश की जनता के सामने और चुनाव आचार संहिता की धज्जियां पुलवामा के शहीदों के नाम पे पहला वोट मांगने का काम किया था। तो काम तो वो गलत कर रहे हैं संवैधानिक पद पर बैठ के। तो आज बहन मायावती जी ने आज उनको एक बात सही बता दी है कि देखिए 2 तरह की चीजें हैं। एक तो जब से हमारा संविधान बना और जो लोग पिछड़ों की अनुसूची में शामिल थे उनमें जन्म से ही पिछड़े थे, मुलायम सिंह जी को उन्होंने बताया। और वहीं दूसरी बात उनको यह समझाने का काम किया कि 2001 तक जो सवर्ण जाति के तहत आया करते थे मोदी जी लोग, उनको 2001 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद को पिछड़ा घोषित करते हुए असल पिछड़ों के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। तो ये आज बात सामने का दंश है जो उन्होंने बात कही है। ये कई बार ये बात उठती रही है। तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि 2001 से पहले वो क्या थे। कपिल श्रीवास्तव जी, इस फॉर्मूले के हिसाब से ना आप हैं पिछड़ों के नेता, आप समाजवादी पार्टी में हैं, ना जनेश्वर मिश्र साहब थे पिछड़ों के नेता, और कोई भी वो व्यक्ति जो उस समाज में नहीं पैदा हुआ हो वो उसका नेता नहीं हो सकता, उसके लिए काम नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला माना जाए। नहीं अजय झा साहब जी, पहले सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि समाजवादी पार्टी समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। अगड़े और पिछड़े और दलितों की लड़ाई नहीं, हम तो सर्व समाज की लड़ाई करते हैं। आपने छेड़ दी बात, पिछड़ी मैं जाति तो बात कर रहा था, हमने उस पर आपको कहा है। और रह गई बात, कपिल श्रीवास्तव ने इस दंश को देखा है कि जो हमारे दलितों के साथ, जो हमारे बैकवर्ड्स के साथ, जो हमारे अपने लोगों ने हजारों साल तक पेंसिल की नोक चुभाने का काम किया है, वो अगर बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान नहीं दिया होता, तो आज दलितों और पिछड़े हमारी बराबरी में कैसे खड़े होने की हिम्मत कर पाते। तो आज आप देखिए, इतना कुछ हो जाने के बाद 70 साल देश आजाद हो गया, बावजूद उसके कि किस तरीके से दलितों के साथ व्यवहार आज भी हो रहा है और पिछड़ों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस दंश के साथ हम समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ों, दलितों और अकलियतों की आवाज और दबे कुचलों की आवाज मैं उठाता रहूंगा, भले मैं सवर्ण समाज और एक कायस्थ वर्ग से क्यों ना आता हूं।
भाई अब मैं नहीं, ये बीजेपी को जवाब देना चाहिए। पिछली सरकार आपकी थी उत्तर प्रदेश में और उस दौरान भी कितने मामलात और कितनी घटनाएं सामने आती रही वो भी हम खबर में यहाँ दिखाते रहे थे। राजनीति बदल गई है तो अब निष्ठाएं भी बदलती हैं और बातें भी बदलती हैं, अलग बातें हैं। लेकिन मेरा आज मुद्दा वो नहीं है। इस वक्त मेरा मुद्दा है अनिल भारद्वाज जी, मेरा मुद्दा यह है कि क्या इस योगी की मौन साधना से निकला है मंदिर मंत्र, और आज भी और आने वाले दिनों में क्या दिखाई देगा? ये भगवा पिच पर अब पूरी तरह से खेलते नजर आएंगे योगी यूपी में। जी बिल्कुल, शुरुआत तो कर ही दी है। शुरुआत तो उन्होंने चुनाव प्रचार से ही जो पहले दिन से किया वो उसी समय कर दिया था। लेकिन 72 घंटे के बाद जो आज जिस तरीके का भाषण दिया है संभल में खास तौर पे, और जिस तरीके के तमाम चीज़ों को, वाक्यों को बोला है जो आप कभी दिखाएंगे, तो ये सीधे सीधे मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति है। दूसरी तरफ जो इन लोगों ने जो मैसेज दिए, देखिए मायावती ने भी एक बहुत सदे सदाए तौर पे मंच से मैसेज दिया। भले 2 चरण बीत चुके हैं, लेकिन जो बाकी का चरण है वो मैसेज इस दिया कि ओबीसी के नेता हैं और वो दलित के नेता हैं। तो यानी दलित और मायावती, दलित और ओबीसी के जो नेता हैं तो गठबंधन के साथ जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि जो कहा जा रहा था बीच में कि हो सकता है कि दलित वोट कन्वर्ट हो जाए लेकिन जो बाकी वोट हैं ओबीसी वाला वोट इनकी तरफ न आए, इस प्रकार की बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। तो आज जो मायावती ने कह करके सीधे सीधे उनको ओबीसी का सबसे बड़ा नेता और तो बताकर असली नकली की जो जिक्र छेड़ा है, उसे साबित करने की और संदेश देने की कोशिश की है कि नहीं, हम लोग एक हैं, गठबंधन एक है, इसलिए वोट कहीं इधर उधर न जाए। और अपना जो उनका वर्ग है, एक जो ओबीसी और एससी और बाकी जो मुस्लिम है, वो जिस तरीके यानी कि उनको आशंका है कि वो रहेगा। तो ये संदेश देने की आशंका है, इसका मतलब क्या कि वोट इधर उधर हो रहे हैं या हो सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड आया है जी समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड आया है, क्या बयान आया है इसके बाद जो योगी ने भगवा हुंकार छेड़ा है, मंदिर मंत्र निकाला है उसके ऊपर, ये भी सुन लीजिए। बीजेपी की बड़ी घबराहट है क्योंकि उनको एहसास हो गया कि जो 2 चरणों का चुनाव हुआ वो पूरी तरह से उनका सफाया हो गया है। तो अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि धर्म कर्म की राजनीति करें और ध्रुवीकरण की राजनीति करें। आपने देखा कि जिस तरीके से 3 दिन का प्रतिबंध था योगी जी पर, उन्होंने खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाई हैं। जी ओपी सिंह साहब, तो ये क्या है? ये 3 दिनों का बैन लगा क्योंकि उन्होंने बजरंग बली में आस्था व्यक्त की थी। तो ये योगी का भगवा विद्रोह है, भगवा प्रहार है, क्या है? ध्रुवीकरण की कोशिश है। ऐसा अजय जी आपको ये नया लगता होगा भगवा रंग और मंदिर, जबकि भगवा रंग सनातन हिंदू धर्म का ये रंग है। और जब से हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद या जितने महान पुरुष हुए, ये सनातन धर्म है। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन राजनीति में जब बात होती है और कोई नेता कुछ करते हैं और कहते हैं, कौन सी बात आ गई इसमें नई कौन सी बात आ गई? अच्छा ये बताइए कि योगी जी कब अपने कार्यकाल में या इसके पहले मंदिर नहीं जाते थे? अगर मान लीजिए कि उन्होंने दिन रात मंदिर नहीं जाते थे ना, सुबह करोड़ों लोगों की आस्था। अरे आप ठोक के कहिए ना भाई, योगी जी ठोक के कह रहे हैं मंच से जाकर के कि भगवान नहीं झुकना चाहिए। आप भी ठोक कर कहिए ना, आप क्यों डर रहे थे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खुले भगवा रंग बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। और जहां तक मंदिर की बात है, वो बिल्कुल मंदिर जाएंगे और मंदिर की बात करेंगे। और आज तो उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से कब्रिस्तानों को बढ़ाने का काम किया, उनको धन दिया और मंदिर उपेक्षित हुए। ये करोड़ों भारतीयों का आस्था का केंद्र है कि हम काशी, मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर, देवी पाटन, जो आज तक की जो पिछली सरकार उत्तर प्रदेश की थी, उपेक्षित थी, हम उनको धन भी दे रहे हैं, उनका पर्यटन केंद्र भी खोल रहे हैं, उनका विकास भी कर रहे हैं। वो टक्के के चोट पर है पॉइंट। जो कोई तुष्टिकरण की राजनीति मंदिर को आप लोगों ने, कपीश जी, आप लोगों ने मंदिर कहने में कोई दम नहीं, मंदिर को उपेक्षा का शिकार बनाया, कब्रिस्तान को आपने मजबूती दी, इसलिए अब वो भरपाई हो रही है। तो मंदिर हाँ तो ठीक है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज आप ये देखिए कि जिस प्रकार से आज रैली हुई है, केवल 2 चीजें उसमें दिखाई पड़ा। अरे जवाब दीजिए कपीश जी जल्दी से। जातिवाद।
जी जी, देखिए, परिवारवाद और सबसे जातिवाद। बड़ी बात यह है कि हमारे सिंह साहब जो कह रहे हैं उनकी बात से ही सब स्पष्ट हो गया कि जो इनका सबका साथ सबका विकास का नारा था उसको उन्होंने खुद धता बता दिया। दूसरी बात कह रहे हैं अजय जी, उसको रेखांकित कीजिए। बहुत बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने जी ने ये नहीं कहा कि भगवा झंडा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा, इसको हेडलाइन बनाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये करोड़ों सनातन परिवार का अपमान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा नहीं है, भागवत का झंडा होता है, भागवत का झंडा होता है। मैं एक हिंदू होने के नाते ये आपत्ति उठाता हूं। आप फिर से योगी जी की आप वो बात चलाइए और उसको रेखांकित कीजिए कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा, ये इन्होंने अपमान किया है करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का। और साथ में मैं बताता हूं, इन्होंने हनुमान जी की जाति बता के, इनके एमएलसी ने उनको मुसलमान बता करके करोड़ों हिंदुओं का जो है अपमान करने का काम किया है। और इस इलेक्शन के अंदर जिंदगी भर करते चले आए हमारे हिंदू, इसीलिए भाई जो आप मुसलमान की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे तो कौन सा बुरा किया? लेकिन हमारी जो योजनाएं चली हैं वो सबके चलिए, सबक सिखाने जा रहे हैं। गरीब ध्रुवीकरण पे बात नहीं होगी, बात विकास पे होगी। और ये इन्होंने जो योजनाएं चलाई वो जाति पूछ करके चलाई, सबको पूछ के चलाई। हमने योजनाएं जो चलाई वो सबके लिए चलाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिन्होंने मुसलमान बताया, जिन्होंने दलित बताया, आज उन्हीं भगवान के चरणों में जा। अरे ठीक है मैं एक बार बता दूं अपने दर्शकों के लिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कानपुर में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही है, उसकी तस्वीर है जी। ये सीधी तस्वीर वो भी आ रही है आप लोगों की बहस के बीच में। प्रियंका गांधी रोड शो कर रही है, कानपुर में उतरी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी आप उनके साथ हैं जो स्थानीय उम्मीदवार है कांग्रेस के। और कोयला का मंत्रालय था यूपीए सरकार के दौरान, और इस वक्त प्रियंका गांधी उन्हीं के प्रचार में। ये कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर रोड शो की कानपुर की। एक जल्दी से जवाब अनिल भारद्वाज जी, क्या ये अब मान लिया जाए, बातें तो छिटफुट आ रही थी, दाएं बाएं से आ रही थी, थोड़ी बहुत आ रही थी, लेकिन अब खुलकर इस बैन के बाद, इस मौन के बाद योगी ने मंदिर का फॉर्मूला अपनाने का ऐलान कर दिया है। आज भगवा झंडा, बीजेपी का झंडा अब भगवा है, हरा नहीं है, उसमें यह ऐलान कर दिया है। और यह दिखेगा अब 6 चरणों में, बाकी के चरणों में। हाँ बिल्कुल देखिए, एक तो योगी जी खुदे भगवा पहनते हैं, तो जिस तरीके से वो और उनकी जो आस्था है भगवा पर है, हनुमान जी पर है, हनुमान जी को भगवा में ही पहना, भगवा रंग ही पसंद है, सिंदूर पसंद है, तमाम चीजें हैं जो धर्म की बात है। लेकिन यहां अगर मैं कहूं तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ आज जो 2 रैलियां हुई हैं, दोनों में एक तरफ जाति थी, एक तरफ धर्म था। और ये दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने वोटरों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये विकास की बात अब रह गई है कि ठीक है मंदिर का विकास करेंगे, किसका विकास करेंगे अलग चीजें हैं, वो करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो संदेश दोनों तरफ से साफ था। संभल की रैली ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है इन भाजपा के वोटरों को योगी जी ने, कि सीधे सीधे एक तरह से कहा कि हिंदुत्व यानी जो बात थी, राष्ट्रवाद की बात थी, हिंदुत्व की बात थी। उन्होंने देखा होगा कि बिना नाम लिए वहां के सांसद पर एक सवाल भी उठाया था बहुत बड़ा, तो एक संदेश उन्होंने दे दिया। और ये संदेश बचे हुए 5 चरणों में जाएगा। और मायावती और अखिलेश और मुलायम का संदेश भी 5 चरणों में जाएगा। अब देखिए कितना काम करता है ये। तो ये साफ होता नजर आ रहा है कि अब एजेंडा चुनाव का है जाति वर्सेस धर्म, भगवा वर्सेस अगड़े पिछड़े की बहस, जो आज एजेंडा सेट होता नजर आ रहा है दोनों पक्षों में। इस बीच श्री प्रकाश जायसवाल और प्रियंका गांधी रोड शो करते हुए कानपुर में, ये भी तस्वीर कांग्रेस की अपनी तरफ से एजेंडा सेट करने की। यानी विकास अब धीरे धीरे बैकसीट लेता नजर आ रहा है इस चुनाव में, और धर्म और जाति की राजनीति फ्रंट सीट। चुनाव आगे के चरणों के जो होंगे देखते चलिए। नया एजेंडा, नई करवट चुनाव के दौरान राजनीति की, खासतौर से उत्तर प्रदेश की धरती पर। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था इवनिंग एजेंडा, जारी है खबरों का सिलसिला। लाख में ही जीत के बाद हिसाब किताब लगाया सकता है। वहीं हमें सावधान भी रहना पड़ेगा,
क्योंकि बीजेपी के लोग किस वक्त ध्यान हटा दें, उनके पास जो ताकत है वो ध्यान हटाने की है, वो कभी भी ध्यान हटा सकते हैं। और जिस तरह के प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं उनकी पार्टी की तरफ से, उससे पता लग गया है कि अब उनके पास जनता के काम कोई बताने को है नहीं, अब उनके पास काम नहीं है बताने का। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने मुलायम सिंह यादव जी को ओबीसी का, पिछड़ों का कच्चा नेता करार दिया है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को कहा है कि वो नकली नेता हैं ओबीसी। क्योंकि आप ही के माध्यम से हमने भी जाना था, हम तो गुजरात गए नहीं थे, ना कार्यालय देखे होंगे किसी गुजरात में हमने एडमिनिस्ट्रेशन के। आप ही लोगों ने कहा था कि वो कागज पर बैकवर्ड बने हैं और हम सब लोग तो वैसे ही जन्म से हैं। मैं तय नहीं कर सकता हूं कि मैं क्या बन सकता था। अगर मैं तय कर पाता तो मैं भी कुछ और बनता, अगर मुझे सब कुछ पता होता तो। एक बात मायावती जी ने आज बहुत इंपॉर्टेंट कही कि हम गेस्ट हाउस कांड जो है वो बहुत कठिन फैसला लेना पड़ता है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? कई बार मुझे खुशी है कि उन्होंने उस केस में अपने आप ही, और हमने भी निवेदन किया है, तो वो केस में जो नाराजगी थी, मैं समझता हूं वो नाराजगी खत्म हो गई है। जब उन्होंने खुद कह दिया है तो अब आपको भी सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो ये राजनीति में जो शिष्टाचार है या व्यवहार है या बड़े का सम्मान करना या सम्मान से राजनीति करना, ये एक उदाहरण है। अब फिर लगा दो 72 घंटे का बैन। और इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो भी देख रहा होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर 2017 के चुनाव में ही बैन प्रधानमंत्री जी पे लगा देता तो शायद कोई भी नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। क्या आप भूल गए? हम तो एक्सप्रेसवे बनाए थे, मेट्रो बनाए थे, लैपटॉप बांटे थे, विद्याधन दिया था, समाधि पेंशन बांटी थी, और उस समय कब्रिस्तान और शमशान पे चुनाव हो रहा था। किस गांव में पहले बिजली पहुंचेगी? एक टेक्निकल इंजीनियर बता सकता है कि जहां सब स्टेशन लगा होगा सबसे पहले गांव वहीं बिजली का होगा। क्या आप भूल गए वो समय? तो ये सब सीखे लोग हैं। और फिर आप क्यों नहीं जानते कि भोपाल में किसको लड़ाया जा रहा है? हालांकि कानून और तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या मैसेज दिया जा रहा है? जहां चीजें मोबाइल से खरीदी जा रही हैं, मोबाइल से कारोबार करने के लिए कुछ लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो रही हैं, आपने जेट पे सवाल नहीं पूछा। आपको कम से कम हिम्मत कर करके वो सवाल छोड़ करके जेट पे सवाल पूछना था कि हजारों हजार जो पायलट हैं, जो अच्छे क्वालिफाइड, जो आज एजुकेटेड